हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने एवोगेड्रो नियम देख लिया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सभी पढ़ लिया है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आदर्श गैस का समीकरण। ठीक है, आदर्श गैस का समीकरण, आदर्श गैस का समीकरण। ठीक है, तो हम जानते हैं आदर्श गैस के एक मोल का, है ना, जो एक मोल आदर्श गैस के लिए जो इक्वेशन होता है, समीकरण होता है, वह कैसा होता है? पी वी इज इक्वल टू आर टी, है ना। अगर हमने आदर्श गैस के का एक मोल लिया है तब। ठीक है, और अगर हम आदर्श गैस के एन मोल का बात करें तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है एन मोल के लिए। ठीक है, ये कौन सा है? एन मोल के लिए, एन मोल, और यहाँ पर एक मोल। ठीक है, तो ये हो गया। इसी को हमको प्रूव करना है, किससे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार, यानी गैस के अणुगति सिद्धांत के अनुसार, आदर्श गैस का दाब, है ना, आदर्श गैस, आदर्श गैस का दाब जो होता है, गैस का दाब, ठीक है, कितना होता है? P इज इक्वल टू 1/3 m v बार स्क्वायर बाई वॉल्यूम v। ठीक है, P जो है प्रेशर है, m जो है गैस के एक अणु का द्रव्यमान है ना। गैस में जितने भी अणु हैं उसमें से एक अणु का द्रव्यमान। ठीक है, n जो है कुल अणुओं की संख्या, v बार स्क्वायर क्या है? वर्ग माध्य वेग। ठीक है, वर्ग माध्य वेग, और v क्या है? आयतन है, वॉल्यूम। ठीक है, तो अब जो है ये हमने देख लिया कि इतना होता है। ठीक है, अब एक मोल गैस का आयतन V है ना, तो उसमें अणुओं की संख्या n है। तो एवोगेड्रो नंबर, जो ये n है, स्मॉल n, वो एवोगेड्रो नंबर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एवोगेड्रो नंबर क्या होता है? एवोगेड्रो नंबर, है ना, एवोगेड्रो नंबर या एवोगेड्रो संख्या n, इस ये क्या होता है? एक मोल में अणुओं की संख्या, एक मोल में, है ना, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। ठीक है, और अभी हमने देखा कि यहाँ पर ये V जो है गैस के एक मोल का आयतन है, और N जो है गैस के एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल है। तो इसलिए हम उस M को, N को अब कैपिटल N लिख सकते हैं। M कैपिटल N एवोगेड्रो नंबर, V बार स्क्वायर अपॉन V। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, V को इधर लेफ्ट में, पी वी इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, और एम एन वी बार स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवीज़न भी कर दिए, मतलब ऊपर और नीचे में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ हमने ऐसा क्यों किया, चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि गैस का एक अणु का जो माध्य गतिज ऊर्जा होता है, गैस के एक अणु, एक अणु का माध्य गतिज ऊर्जा, माध्य गतिज ऊर्जा, है ना, गैस का अणु, एक अणु का माध्य गतिज ऊर्जा, ये क्या होता है? 1/2 mv/स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है, और ये होता है प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ गैस, है ना, या फिर उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती या फिर गैस के ताप के अनुक्रमानुपाती, है ना। एक अणु का माध्य गतिज ऊर्जा, है ना, 1/2 mv/स्क्वायर है, वह टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम हटाते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, 1/2 mv/स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा टी। अल्फ़ा कोई कांस्टेंट है, ठीक, अल्फ़ा टी के बराबर हो जाता है, जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो
हमने देखा पी वी इज इक्वल टू 2/3 है ना इंटू 1/2 एम एन वी बार स्क्वायर, ठीक है, इतना है ना आया था, ठीक है। और हमने देखा कि 1/2 एम वी बार स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू टी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एम वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा टी, है ना, इसके बराबर होता है। तो अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करें तो पी वी इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, इंटू 1/2 एम वी बार स्क्वायर का वैल्यू अब अल्फ़ा टी रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एन अल्फ़ा टी, ठीक है, एन अल्फ़ा टी। और हम जानते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये पी वी इज इक्वल टू, है ना, एन, एक मिनट, इसको ऐसे लिखें आर टी, और यहाँ पर वेयर आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट 2/3 एन अल्फ़ा, ठीक है, ये कांस्टेंट है, आर इज इक्वल टू 2/3 एन अल्फ़ा। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या सार्वत्रिक गैस नियतांक। तो पी वी इज इक्वल टू आर टी हमको मिल गया गैस के 1 मोल के लिए, ठीक है, 1 मोल गैस के लिए जो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब गैस में नंबर ऑफ मोल n हो तो n मोल के लिए गैस का इक्वेशन कितना हो जाएगा, एन आर टी, है ना। 1 मोल के लिए आर टी है तो गैस का n मोल रहेगा, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा, ठीक है। तो यही गैस का इक्वेशन है ना, आदर्श गैस का इक्वेशन। हमने जो यहाँ पर डिस्कशन किया वह आदर्श गैस के लिए, ठीक है। तो आदर्श गैस का जो 1 मोल है उसके लिए गैस समीकरण होता है पी वी इज इक्वल टू आर टी, और n मोल के लिए समीकरण होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब देखते हैं हम ग्राहम्स लॉ, ठीक है, ग्राहम्स लॉ, ग्राहम का नियम या फिर ग्राम्स लॉ, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होता है, ग्राम्स लॉ के अनुसार समान दाब पर किसी गैस के विसरण की दर, विसरण तो आप जानते ही होंगे, है ना, फैलना गैस का, विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो समान दाब पर, है ना, समान दाब पर किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसको हमको डिराइव करना है, तो हम फिर से वही शुरू करेंगे, है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार जो आदर्श गैस का जो दाब होता है ना, वो कितना होता है, 1/3 एम एन वी बार स्क्वायर अपॉन वी, ठीक है, इतना होता है। आदर्श गैस का जो दाब होता है 1/3 एम एन वी बार स्क्वायर अपॉन वी, जहाँ पर आप सभी जानते हैं ना, 1 मोल का एक अणु का जो है द्रव्यमान m है, और
वी वॉल्यूम में, ये जो वॉल्यूम लिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल n है, यानी अणुओं की संख्या n है, और वी बार स्क्वायर जो है वर्ग माध्य वेग है अणुओं का। ठीक है, तो दाब इतने के बराबर होता है। सही है। अब इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं ऐसा, वी बार स्क्वायर है ना, वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू पी वी है ना इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा m और n। ऐसा हो सकता है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए और इसको डिवाइड कर दिए m और n को। ठीक है, अब जो है हम जानते हैं चूंकि m इंटू एन अपॉन वी इज इक्वल टू रो डेंसिटी घनत्व। ठीक है, इतना होता है। m जो है नंबर ऑफ एक अणु का द्रव्यमान है, n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी अणुओं की संख्या, और v जो है वॉल्यूम है। तो द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान हो जाएगा m इंटू एन करेंगे तो द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या होता है, घनत्व। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है हम इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन 1 है, इसका हम अगर रूट ले लें, रूट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका रूट ले लेते हैं, वी बार का स्क्वायर का रूट ले लिए, तो ये कैसे हो जाएगा, रूट ओवर पी और एम एन, पी सॉरी वी अपॉन एम एन तो है 1 अपॉन रो हो जाएगा है ना, ये 3 हो गया, ये पी हो गया, 1 अपॉन रो है ना यहाँ से। ठीक है, इस इक्वेशन में एम एन अपॉन वी बराबर 1 अपॉन रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। तो वी आर एम एस है ना इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू है रूट ओवर 3 पी अपॉन रो। तो ये अब ऐसा हो जाएगा ना, रूट ओवर 1 अपॉन रो है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये 3p रूट ओवर 3p एक्स्ट्रा जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मिल गया हमको वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो। अभी हमने क्या बोला था, समान दाब पर है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, समान दाब पर किसी गैस के विसरण की दर, यही तो है, गैस के विसरण की दर उसके वर्ग माध्य मूल वेग के अनुक्रमानुपाती होगी ना, जितना वर्ग माध्य मूल वेग होगा उतना उसका विसरण होगा है ना। तो विसरण की दर, ठीक है, विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती है रूट ओवर रो के। ठीक है, विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपॉन रूट ओवर रो के। ठीक है, या रूट ओवर रो के व्युत्क्रमानुपाती है बोले। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राम्स लॉ। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन का आंशिक दाब नियम। चलिए देख लेते हैं उसको भी, डाल्टन का आंशिक दाब नियम। डाल्टन का आंशिक दाब नियम, आंशिक दाब नियम। ठीक है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम यह क्या बोलता है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, समान ताप पर, लिख दूं, अरे यहाँ तो पेन से गड़बड़ हो गया। ठीक है, समान ताप पर परस्पर क्रिया ना करने वाली है ना, एक दूसरे से कोई क्रिया ना करने वाली, परस्पर कोई क्रिया ना करने वाली, परस्पर कोई क्रिया ना करने वाली गैसों है ना, क्रिया न करने वाली गैसों का मिश्रण जो होता है, इसका दाब, मिश्रण का दाब उसके अवयवी जितने गैस होते हैं ना, अवयवी गैसों के
दाब के योग के बराबर होता है। समझ में आ गया होगा आपको। समान ताप पर कोई दाब जो है कोई गैस जो है समान ताप पर है ना, स्थिर ताप पर रखा हुआ है, तो परस्पर, है ना, दो तीन गैसें हैं, एक गैस नहीं, दो तीन गैसें हैं, तो वो एक दूसरे से कोई क्रिया नहीं करती हैं, है ना, एक दूसरे से कोई क्रिया नहीं करती हैं, समान ताप पर रखी हुई हैं और एक दूसरे से मिक्स नहीं होती, मतलब क्रिया नहीं करती हैं, और उनको एक मिश्रण में, है ना, डाल दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है सभी गैसों को। तो वह जो मिश्रण बनेगा ना गैसों का, दो या तीन या चार जितने भी गैस हैं उनका जो मिश्रण बनेगा वह उसके अवयवी गैसों, जितने भी गैसों से बना हुआ है, उन सभी के अलग अलग दाब के योग के बराबर होगा। जैसे हम मान लेते हैं, माना कि मिश्रण का, पूरा मिश्रण का, है ना, दाब P है। अब इसमें इस मिश्रण में तीन गैसों को लिया हुआ है, तो पहले गैस का दाब P1 है, दूसरे गैस का दाब P2 है, तीसरे गैस का दाब P3 है। तो जो मिश्रण है उसका कुल दाब कितने के बराबर होगा, तो सभी अवयवी गैसों के दाबों के योग के बराबर होगा। ठीक है, सभी अवयवी गैसों के दाबों के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, कि आयतन V है, V आयतन पर एक गैस है, V आयतन पर एक गैस है A, है ना, गैस A, V आयतन पर A गैस, है ना, के में है ना, के यहाँ पर गलत लिख दिया, में होना चाहिए था। V आयतन पर, है ना, A गैस में N1 अणु हैं। ठीक है, N1 अणु हैं और प्रत्येक अणु का द्रव्यमान M1 है। M1 द्रव्यमान है प्रत्येक अणु का। ठीक है, और अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग जो है अणुओं का, ठीक है, अणुओं का वर्ग माध्य वेग, वर्ग माध्य वेग, वर्ग माध्य वेग बराबर कितना है, V1 बार का स्क्वायर, V1 बार का स्क्वायर। ठीक है, चींटियाँ आ जा रही हैं। V1 बार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए गैस के लिए। ठीक है, तो इसका दाब कितना हो जाएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार हम दाब जानते हैं, P1 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/3 m n, अगर नंबर आप सॉरी यहाँ पर M1 होगा और N1 होगा, M1 जो है उसका द्रव्यमान है, यहाँ हमने लिखा है, अणुओं की संख्या N1 है, तो, है ना, और ये वेलोसिटी V1 बार का स्क्वायर और वॉल्यूम तो V ही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी प्रकार गैस बी गैस के लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर P2 इज इक्वल टू 1/3 M2 बार का स्क्वायर अपॉन V। ठीक है, अब सी गैस के लिए क्या हो जाएगा, P3 इज इक्वल टू 1/3 M3N3V3 बार स्क्वायर, और ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, अब इन सभी को मिक्स किया जाता है। ठीक है, इन सभी को मिक्स कर दिया जाता है, तो मिश्रण का आयतन, है ना, V आयतन है, मान लेते हैं मिश्रण का आयतन V। ठीक है, मान लेते हैं नहीं, इतना ही है, V है। यहाँ पर जो है 1/3V है ना, ये 1/3V 1/3 बन रहा है क्योंकि तीनों का अलग अलग बन रहा है, और कुल मिलाकर के मिश्रण का जो आयतन बनता है V है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना बनता है, V। अब चूंकि प्रत्येक गैस का जो है, हमने अभी बोला, ताप समान है, यहाँ पर देखिए, है ना, हमने स्टेटमेंट में लिखा है प्रत्येक गैस का जो है ताप समान है, मतलब समान ताप पर, है ना, तीन गैसें रखी हुई हैं एक कंटेनर में मिक्स करके, है ना, गैस का ताप समान है। गैस का ताप कितना है, मिश्रण का ताप एक्चुअली, मिश्रण का ताप जो है स्थिर रखा हुआ है, कितना, ताप बराबर T, वॉल्यूम कितना है V, और टेम्परेचर कितना है T। ठीक है, इतना पर रखा हुआ है। तो हम जानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार, समान ताप पर रखे हुए तो गैस होते हैं, तो उनका माध्य गतिज ऊर्जा बराबर होता है। ठीक है, माध्य गतिज ऊर्जा
ठीक है। माध्य गतिज ऊर्जा बराबर होती है, ऊर्जा समान होती है ना, अगर उनका ताप समान है तो, ठीक है। ताप समान होता है तो माध्य गतिज ऊर्जा समान होती है। तो इसलिए माध्य गतिज ऊर्जा पहले गैस की कितना हो जाएगी, 1/2 m1v1 बार स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरे का भी बराबर होगा तो 1/2 m2v2 बार स्क्वायर, फिर तीसरे का भी बराबर होगा तो 1/2 m3v3 बार स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब मान लेते हैं यह किसके बराबर है, ई, है ना। माना कि ई के बराबर है ना। गतिज ऊर्जा एक ई है सभी का, है ना, एक कांस्टेंट, क्योंकि तीनों का बराबर है तो उसको हम मान लेते हैं ई। तो इसलिए अब सबको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। रीअरेंज करेंगे, या फिर यूं कहें कि यहाँ पर इक्वेशन 1 2 3 में रखेंगे। इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, इसको इक्वेशन 3 माने, तो यहाँ से इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 2 3 और 4 से, है ना, 1 2 3 और 4 से क्या हो जाएगा, इन सभी इक्वेशन से क्या हो जाएगा, पहले से देखते हैं। P1, इस वाले इक्वेशन से P1 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। m1n1v1 बार का स्क्वायर, और इसको कर देंगे हम 2 और v, ठीक है। तो देखिए इतना वाला पार्ट जो है ना, 1/2 m1 और v1 का बार का स्क्वायर, ये इसके बराबर हो जाएगा ई के बराबर, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख पाएंगे, P1 इज इक्वल टू 2/3, है ना, इंटू n1 बाई वॉल्यूम v, इतना बचेगा, क्योंकि e के बराबर हो गया 1/2 m1v1 बार स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक के लिए हो गया। इसी प्रकार से हम P2 कर रहे हैं। P2 के लिए 2/3, ठीक है, n2e/v, और P3 के लिए क्या हो जाएगा, 2/3 n3e/v। ये सभी के लिए हो गया। अब जो है टोटल कितना हमने बोला था, गैस का, मिश्रण का दाब P, है ना, मिश्रण का दाब, मिश्रण का दाब P, है ना, मिश्रण का दाब P बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 ne/v, इतना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल मिश्रण में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है, टोटल वॉल्यूम मिश्रण का v है, और उसका दाब P है, ठीक है। तो अब रखते हैं सभी का वैल्यू, है ना। P इज इक्वल टू 2/3, है ना, n के जगह पर हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 e/v। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, 2/3 n1e/v प्लस 2/3 n2e/v प्लस 2/3 n3e/v, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ना। सभी को मिक्स कर देंगे, मतलब यहाँ जो P1 है, यहाँ है ना P2 है, और यहाँ P3, सबको यहाँ पर लिख सकते हैं हम, है ना, ऐड कर देंगे। तो P इज इक्वल टू 2/3 n1 प्लस n2 प्लस n3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सभी कॉमन है, 2/3 e और v तो कॉमन है। क्या अलग है, तो n1 अलग है, n2 अलग है, और n3 अलग अलग है, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, P1 के बराबर, ये किसके बराबर है, P2 के बराबर, ये किसके बराबर है, P3 के बराबर, ठीक है। और ये क्या है, P, तो ये आ गया P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। यही गैस का जो है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, है ना। स्टेटमेंट देखें हम फिर से, तो क्या है, समान ताप पर गैसों का कोई मिश्रण हो, समान ताप पर परस्पर कोई न क्रिया करने वाली गैसों का मिश्रण हो, तो उसका दाब उसके अवयवी गैसों के दाब के योग के बराबर होता है। अवयवी गैसें हैं, है ना, ABC, उनका दाब P1 P2 P3 है, उसके योग के बराबर, है ना, ठीक है। तो ये हो गया डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है, बाकी के जो टॉपिक है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।